हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला। आज हमारा जो सेशन है वह क्रॉप प्रोडक्शन पर है ना। तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। साथ में पेन कॉपी लेकर बैठे पढ़ाई करने, और जो लाइव सेशन आप ज्वाइन कर रहे हैं इसमें हमारे द्वारा बताए गए सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम जो फैक्ट आपको बताने वाले हैं वह आपकी एग्जाम में, पीएटी में और सीयूईटी में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, है ना। और साथ में ही जो आपका जो स्टूडेंट्स 12th प्लस वाले पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनके एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं 20 से 25 नंबर के, वह भी जो है इन फैक्ट के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि फैक्ट के रूप में बताऊं कि भाई जो ओरिजिन सेंटर है वीट का वह क्या है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना है कि जो हम चीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आज से हम क्या है क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके जो है आज की क्लास से ही जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं वो सब आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, और उन्हें पढ़ना भी है साथ में, ताकि जो है कोई भी चीज हम यहाँ पर भूले नहीं। ऑल क्लियर? ठीक है, तो आपके जो कमेंट्स है वो मैं यहाँ पर पढ़ता रहूंगा। आप लोग जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ पढ़िए यहाँ पर। चलिए, ओके। तो क्रॉप प्रोडक्शन को सबसे पहले समझते हैं। एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन, मेजर फील्ड क्रॉप, मिलेट्स क्या है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी कोई सी चीज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसका एक जनरल क्लासिफिकेशन या उसकी जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, हमने यहाँ पर ये नहीं बोला है कि हम ऑर्चर्ड या गार्डन के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम जनरली क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं तो इसका हम सीधा सा मतलब निकालते हैं क्या। एग्रीकल्चर मतलब क्या, एगर, एगर मतलब कि क्या, ऊपरी सतह यानी कि क्या, सोइल। ठीक है, प्लस कल्चरा मतलब कि क्या, फार्मिंग या कल्टीवेशन। इज दैट क्लियर? कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल इसका कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट जो है वह यह है कि एग्रीकल्चर में जो स्टार्टिंग है वह किससे हो रही है, एगर से हो रही है। एगर का मतलब होता है सोइल, और कल्चरा मतलब कल्टीवेशन, मतलब हम सोइल के ऊपर कल्टीवेशन करते हैं। और यह कैसा टर्म है, यह है आपका लैटिन लैंग्वेज का एक टर्म है। ठीक है, लैटिन का एक टर्म है एगर प्लस कल्चरा, जिसका इंग्लिश में वर्जन हो गया क्या, एग्रीकल्चर। और इसी को हिंदी में कहते हैं कृषि। क्या कहते हैं, कृषि। ओके, जब इसी को हम पढ़ते हैं मेजर फील्ड क्रॉप के फॉर्म में, है ना। तो मेजर फील्ड क्रॉप मतलब कि वह जो है, मेजर बिना बोलू मैं, अगर सिर्फ बोल दूं कि फील्ड क्रॉप, तो फील्ड का मतलब होता है क्या, कोई सा क्षेत्र। और उस क्षेत्र में जब हम खेती करते हैं तो उसे ही हम कह देते हैं क्या, खेत। ठीक है, तो जो खेत में हम फसल लगाते हैं उसे कहते हैं क्या, फील्ड क्रॉप। बोले सर उद्यानिकी यानी कि हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप को क्या कहेंगे, तो हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप को हम कहेंगे यहाँ पर गार्डन वाली क्रॉप, ऑर्चर्ड क्रॉप, या फिर बागानी फसलें। जैसे कि जितने भी फ्रूट क्रॉप्स हैं वो सब हम जहां लगाते हैं उस क्षेत्र को, उस फील्ड को, जो फील्ड ना कहते हुए क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड कहते हैं, है ना। तो वो चीज अलग है, वह हॉर्टिकल्चर में आता है। हॉर्टिकल्चर भी एक ब्रांच है किसका, एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझो फील्ड के बारे में। तो फील्ड मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पर खेत हो गया। तो फील्ड क्रॉप मतलब कि हम सीधे से बात कर रहे हैं किसकी, एग्रोनॉमी की। ओके, किसके बारे में, एग्रोनॉमी के बारे में। और जब एग्रोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये कौन सी लैंग्वेज की टर्म है। तो यह जो है ग्रीक लैंग्वेज की टर्म है। ग्रीक लैंग्वेज की क्या है, टर्म है। मतलब एक चीज यहाँ पर क्लियर हुई हमारे पास कि अगर हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहें तो वो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जहां पर भी कल्चर आ जाए, CULTURE, कल्चर आ जाए, वह किससे रिलेटेड है, वह लेटिन से रिलेटेड है। और जहां पर NOMY आ जाए, नोमी, है ना, वह होता है किससे रिलेटेड, ग्रीक लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसमें जो है
हम बात करें कि ग्रीक टर्म में भी कैसे शब्द हैं, तो उसमें आ जाएगा आपका एग्रोस प्लस नोमोस। ओके, इन दोनों का मतलब है कि जो फील्ड है हमारी जो फील्ड है, जो खेत है, उस खेत का हमें क्या करना है, हमें उसका मैनेजमेंट करना है। ठीक है, उससे क्या करना है, हमें मैनेज करना है, ये चीजें इसके अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पे और हमने दो चीज पढ़ ली, एग्रीकल्चर प्लस एग्रोनॉमी, दोनों अलग अलग लैंग्वेज के टर्म है। यहाँ पर एग्रीकल्चर लैटिन का है, एग्रोनॉमी जो है ग्रीक टर्म का है। एग्रीकल्चर का मतलब है सोइल पर जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। ओके, इसके बाद में एग्रोनॉमी का मतलब है कि जो फील्ड है ना, उस फील्ड को मैनेज करना है। मैनेज करने से मतलब उस पर जितने भी हम क्रॉप्स लगाने वाले हैं, उन क्रॉप की सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक हमको सारी चीजें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। एग्रोनॉमी में क्या क्या चीज आती है, तो जब बात करते हैं हम एग्रोनॉमी में, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, तो इसके अंदर आप पाएंगे कि यहां पर आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्या, टिलेज का। टिलेज मतलब कि टिलेज भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी टिलेज और सेकंड होता है सेकेंडरी टिलेज। अब इनको एक बार समझ लो, क्योंकि आपको एग्रोनॉमी थोड़ा सा बेसिक से पता होना जरूरी है। कभी भी आपकी पीएटी की एग्जाम, सीयूईटी की एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी से ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना। क्वेश्चन आएगा फैक्चुअल या फिर डेटाबेस, जिसको हम क्रॉप वाइज पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि एक्चुअल में सारी चीजें हैं क्या, कि हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो ये सब क्या है। ये जो मैं जो यहाँ पर राइटिंग कर रहा हूँ आपको सबको क्लियरली दिख रहा है ना। अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रॉब्लम्स है कि थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, या पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पर टिलेज मतलब कि क्या करना है हमको, हमको जो है खेत में एक्टिविटी करना है, जिसे भू परिष्करण कहते हैं। भू परिष्करण मतलब कि खेत में हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टिलेज के अंतर्गत हम प्लोइंग कर सकते हैं। प्लोइंग मतलब खेत की क्या, जुताई, यानी कि उसमें हम हल चला सकते हैं, कल्टीवेटर चला सकते हैं, और भी बहुत सारे संसाधन जो मिट्टी को पलटने का काम करते हैं, मिट्टी को भुरभुरी बनाने का काम करते हैं, वो सारी चीज यहाँ पर हम इसके अंदर करते हैं। अब ये भी दो तरह से होता है, एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है आपका सेकेंडरी। ठीक है, तो उसको समझ लो। प्राइमरी मतलब वो कि जिसमें हम किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी टिलेज। एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे नॉर्मली खेत है, अब इसको जो है खेती करने के लिए तैयार करना है ना, तो जिसमें सबसे पहला काम आता है क्या, प्लॉइंग करना। प्लॉइंग मतलब खेत को हाँकना, या खेत में क्या करना है, कल्टीवेटर या प्लाउ यानी कि हल चलाना है। उसमें हल अलग अलग हो सकते हैं। एक आपका एक साधारण सा हल होता है जिसे देसी हल कहते हैं, जो पहले बैल के माध्यम से चलाया जाता था, और एक जो है बहुत ज्यादा समय में लेकिन बहुत अच्छी तरीके से खेत की क्या करता था, प्लॉइंग करता था। तो देसी हल यानी कि इसी को कंट्री हल कहते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारे प्लॉइंग के लिए टूल्स आ गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा मॉडर्न, बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया है, मशीनीकरण हो गया है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका पल्टी प्लाउ, जिसको बोलते हैं। पल्टी प्लाउ मतलब कि जो ट्रैक्टर से चलता है, पावर से चलता है, प्रेशर से, हाइड्रोलिक प्रेशर से, है ना। तो वो कम समय में ज्यादा खेत को कवर करता है। तो इसके साथ साथ रोटावेटर से मिट्टी को क्या करना, भुरभुरी करना, और भी बहुत सारे यंत्र होते हैं। तो इनसे क्या करते हैं कि हम प्राइमरी टिलेज में खेत में फसल बोने के लिए तैयार करते हैं। और जब हम उस फसल की सोविंग यानी कि बुवाई कर देंगे, उसके बाद जो एक्टिविटी करेंगे वो आता है सेकेंडरी टिलेज में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने खेत को तैयार करके लगा दी, क्या, राइस की क्रॉप की सोविंग कर दी, है ना, सोविंग कर दी, या फिर हमने क्या कर दी, ट्रांसप्लांटिंग हमको करना है। जैसे हमने एक खेत में, यहाँ पर ये हमारा पूरा खेत है, 1 हेक्टेयर का मान लो ये फॉर्म है, 1 हेक्टेयर का, जिसके 10% पार्ट में हमने यहाँ पर क्या, राइस की नर्सरी को प्रिपेयर कर लिया। पहले सीड को सोविंग करके उसके छोटे छोटे पौधे बना लिए। कब तक उन पौधों को वहां रखना है, जब तक उनमें 3 to 4 लीव्स ना आ जाए, मतलब 3 से 4 पत्ती, यानी कि 1 मंथ की स्टेज पे उसको वहां रखना है। फिर इसको हमें मेन फील्ड में क्या करना है, ट्रांसप्लांट करना है। तो आपके जो डाउट्स आ सकते हैं एग्जाम में, वो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। सोविंग करने के पहले हमने जितनी भी कल एक्टिविटी की है इस फॉर्म पर, इस 1 हेक्टेयर के फॉर्म पर, राइस की कल्टीवेशन के लिए हमने सोविंग से पहले जितनी भी एक्टिविटी की है, उसमें कल्टीवेशन में
कल्टीवेटर चलाना, प्लव चलाना, देसी हल चलाना, रोटावेटर चलाना, ये सारी चीजें ये आती है किसमें, प्राइमरी टिलेज में। ओके, फिर हमने कर डाली क्या, सोविंग, है ना। अब सोइंग कब कर दी है तो राइस प्लांट क्या धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसे मेन फील्ड में हम क्या कर दे, ट्रांसप्लांट कर दे, है ना। मतलब नर्सरी से इसको जब हम इस खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, है ना, तो वो कंडीशन आती है 1 मंथ पे। तब जब 1 महीना 1 मंथ हो जाता है तब, क्लियर है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ सोविंग कर दी तो यहाँ पर अब जो खेत में आप यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे वह सब जो है यहाँ पर सेकेंडरी टिलेज में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म पे बता रहा हूं कि मैं कर रहा हूं क्या, पडलिंग। पडलिंग का मतलब होता है एक यंत्र, एक टूल आता है पडलर। उस पडलर की मदद से खेत में ट्रैक्टर या बैलों के साथ उसको लगाकर जो है खेत को क्या करते हैं, मचाते हैं, मिट्टी मचाते हैं, या उसी को कीचड़ मचाना कहते हैं। जिसमें क्या होगा, जिसमें जो खेत है, जो राइस के लिए स्पेशल ये एक्टिविटी है, बाकी क्रॉप्स में नहीं होती, ओनली फॉर किसके लिए, राइस की कल्टीवेशन में। जो आप धान या चावल की खेती करते हैं सिर्फ उसी में ही पडलिंग होती है, वीट में और ग्राम में इनमें नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर नर्सरी लगा दी, ठीक है। जैसे ही आपने सोविंग की है तो यहाँ पर प्राइमरी टिलेज का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब स्टार्ट होता है क्या, सेकेंडरी टिलेज। तो आप मान लो यहाँ पर पडलिंग कर रहे हो, पडलर चला रहे हो, मिट्टी मचा रहे हो, मिट्टी इसलिए कि पानी जो है वहां पर कीचड़ मचाने से भरा रहे, नीचे की तरफ ना जाए, क्योंकि नीचे की साइड जो है क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, है ना। आप सभी ने अपने अपनी क्लास में 10th 11th 12th में यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा। मतलब अपने वजन के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वह जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी 4th फ्लोर की बिल्डिंग से जंप करेगा तो वो ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर तो बाद में जाएगा, लेकिन पहले तो नीचे जाएगा ना। तो जब वो नीचे आता है तो उसके वजन, उसका जो बॉडी वेट है, उसका बॉडी का जो द्रव्यमान है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचता है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वाटर के, उनके हर एक मॉलिक्यूल पे, यहाँ पर एवरी मॉलिक्यूल पे ये फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी नीचे की तरफ भागता है। और नीचे की तरफ भागने में क्या होगा कि ये जो सॉइल है, इस सॉइल सरफेस से अगर ये 1 फीट नीचे चला गया तो जो राइस का जो प्लांट का रूट सिस्टम है उससे भी अगर ये नीचे चला गया तो वो पानी कोई काम का है क्या, नहीं है। तो इसीलिए उसी पानी को रोकने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। मतलब पडलर की हेल्प से मिट्टी को मचाते हैं, कीचड़ मचाते हैं, जिससे पानी रुका रहे। इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटी जैसे वीड्स यानी कि खरपतवार कंट्रोल करते हैं। तो जब पडलिंग करते हैं तो ये आता है सेकंड टिलेज में। क्यों आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी सीड की सोविंग कर दी है। अब बचा एक काम क्या है कि इनको ट्रांसप्लांट करना है। क्यों करना है, क्योंकि पौधे थोड़े बड़े हो जाए, थोड़े मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे जब कोई बेबी बोर्न होता है बच्चा, तो उसमें अचानक से इम्यूनिटी नहीं आती, तो उसको हम कवर करके रखते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा ठंडी हवा ना लगे, डायरेक्टली बहुत ज्यादा धूप ना लगे, नहीं, धूल धुएं से बचाते हैं, हम उसको कवर करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें अभी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हुई है, उसका जो अभी रेसिस्टेंट पावर है वह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है तो मोस्टली जब 2-3 साल का हो जाता है तो थोड़ी उसमें इम्यूनिटी आने लगती है ना। ऐसे यहाँ पर है, जब ये पौधा 1 मंथ का हो जाएगा तो इसमें रेसिस्टेंट पावर भी आ जाएगी, साथ में इसमें जो है रूट सिस्टम भी थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इसको यहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सरवाइव कर लेगा। तो जब इसको यहाँ से हम दूसरी जगह एक्सपोर्ट करेंगे या ट्रांसप्लांट करेंगे ना, ट्रांसप्लांटिंग का मतलब है नर्सरी टू मेन फील्ड। तो जब मेन फील्ड में इस पौधे को हम उखाड़ कर यहाँ लगाएंगे, इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, तो जो है फिर जो है ये पडलिंग की हुई जगह जो है क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाएगी। इज दैट क्लियर, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है कि कब हमने सॉविंग की है और उस सॉविंग की डेट के पहले की सारी एक्टिविटी किस में आती है, प्राइमरी टिलेज में आती है। टिलेज का मतलब ये होता है सॉइल में एक्टिविटी करना अलग अलग यंत्र से। अब जैसे सेकेंडरी टिलेज में हम जाएंगे तो यहाँ पर अब जब हमने ट्रांसप्लांटिंग कर दी है और राइस की क्रॉप हमारी 2 मंथ की हो गई है, 1 मंथ जो यहाँ पर नर्सरी में हो गई प्लांट की, जब 3 to 4 लीव्स आई, और नेक्स्ट 1 मंथ यहाँ पर मेन फील्ड में हो गया, मतलब यहाँ पर और जो है लीव्स की संख्या क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब 8 से 10 पत्तियां हो गई, प्लांट की हाइट बढ़ गई, प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप हो गया, है ना। तभी तो वो स्टैंड करेगा ना सॉइल के ऊपर। अगर रूट सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो प्लांट क्या हो जाएगा,
प्लांट लॉजिंग हो जाएगा, प्लांट गिर जाएगा। लेकिन रूट सिस्टम उसको क्या करता है, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसको स्टैंड रखता है और साथ में सनलाइट के सेम डायरेक्शन में उसको ग्रोथ करवाता है ना। तो ये जो है रूट का काम है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे वीड आ जाएंगे ना, तो उन वीड को हम निकालने की कोशिश करेंगे। और जब उन वीड को हम निकालेंगे तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट लगेंगे। जैसे शुद्ध देसी भाषा में कहूं तो खुरपी नाम का एक यंत्र आता है, और वह जो खुरपी नाम का यंत्र है वह कैसा होता है, वह जो खुरपी नाम का यंत्र होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें यहाँ पर हैंडल लगा होता है और उसके साथ उसमें ऐसी एक ब्लेड लगी होती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी धार होती है। इस ब्लेड की मदद से जितने भी वीड है उनको निकाल दिया जाता है। क्लियर। तो यही जो यंत्र यूज होगा वीड को अलग करके एक एक करके निकालने के लिए, यह भी जो है पर्पस किसका है, यह पर्पस भी आपका सेकेंडरी टिलेज का है। ठीक है, तो यहाँ पर टिलेज हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी में एक पॉइंट हुआ। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि जब हम इसमें टिलेज करके सोविंग कर देंगे किसकी, क्रॉप की, तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा क्या, इरिगेशन। और इरिगेशन का मीनिंग पहले समझ लो। इरिगेशन को हिंदी में कहते हैं क्या, सिंचाई। सिंचाई मतलब कि क्या, पानी देना। किनको, फसलों को। किसके माध्यम से, सोइल के माध्यम से, यानी कि इसमें मीडियम कौन है, सोइल है। आजकल एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक होने लगी है जिसमें सोइल की रिकमेंडेशन नहीं है, उसको समझ लो पहले। जैसे मैंने बात किया क्या, हाइड्रोपोनिक। हाइड्रो का मतलब होता है क्या, वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक हम कर रहे हैं जिसमें हम सीधे से बोल सकते हैं कि किसमें खेती कर रहे हैं, जल में खेती। जल में खेती कैसे कर सकते हैं सर, सारे पौधे तो मिट्टी में सरवाइव करते हैं। देखो आजकल कॉन्सेप्ट बदल गए हैं, क्योंकि जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वह भी कम हो रही है। मतलब एक खेत में हम बात कर, एक गांव में, एक परिवार में हम बात करें तो वहां पर उनके पास जमीन जो है उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। पहले 20 बीघा हुआ करती थी, आजकल 10 बीघा से भी कम है। फिर जब और उनके बच्चे होंगे और बच्चों के बच्चे होंगे तो एक एक बीघा पे आ जाएंगे। फिर सबके सब जो है जॉब या फिर स्टार्टअप पे सरवाइव करेंगे, या फिर एग्रीकल्चर में ही कोई बिजनेस ढूंढेंगे। जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशरीज हो गया। मोतियों की खेती भी आजकल बहुत चल रही है, जिसे पर्ल फार्मिंग कहते हैं ना। मोतियों की खेती, जो छोटे छोटे शिप के अंदर मोती होते हैं ना उनके, हाँ, जो कैल्शियम का कवर होता है उसके अंदर। इसके साथ में पान की खेती है, और भी कई सारी चीजें जिसमें वैल्यू एडिशन भी आता है। जैसे टमाटर से केचप सॉस बनाना, मशरूम फार्मिंग, ड्राई मशरूम, और बहुत सारी चीजें हैं। एक एक करके हम जब एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज, और साथ में हनी प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, लेक प्रोडक्शन, तो ये सारी चीजें उसमें हम डिस्कस करते जाएंगे। उनका स्कोप और इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, ताकि आपका 11th-12th की क्लास में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो भी आप वहां पर अच्छे से डील कर सको, अच्छे से राइटिंग कर सको। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम आते हैं किस पे, हाइड्रोपोनिक पे, क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी में पढ़ रहे हैं क्या, इरिगेशन। तो यहाँ पर जल में खेती का मतलब क्या है, कि कुछ इस प्रकार की टनल होती है। ओके, कुछ इस प्रकार की टनल होती है जिनमें क्या है, पानी बहता है। ठीक है, पानी बहता है, तो इनमें यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं। जब यहाँ पर प्लांट लगाएंगे तो उनका रूट जोन यहाँ पर होगा। ठीक है, उनका रूट जोन यहाँ पर होगा। मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जब इनका रूट जोन होगा तो यहाँ पर क्या, पानी बह के जो जाएगा ना, वो बहता हुआ पानी इनको क्या करेगा, इनको न्यूट्रिएंट सर्वाइव अवेलेबल करवाएगा, है ना। इनको नरिशमेंट देगा, इनको पोषक तत्व क्या करेगा, देगा। जैसे ये पौधे हैं। ओके, मोस्टली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए हाइड्रोपोनिक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इसमें हमने यहाँ से पानी दिया है ना, ये जो है कवर्ड है ताकि पानी इधर उधर ना जाए। इस वाटर के साथ हमने, इरिगेशन वाटर के साथ हमने क्या किया, यहाँ पर न्यूट्रिएंट भी इसको अवेलेबल करवाए हैं, ताकि यह क्या कर सके, यह आसानी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके। फिर ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट यहाँ पर बहते हुए इसको रूट जोन से पास करके आगे बढ़ते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए रुके रहते हैं। तो ये जो है पानी से न्यूट्रिएंट भी ले लेगा, पौधा ग्रोथ करने लगेगा। बोले सर फिर इसकी रूट सिस्टम को जो है एयर तो मिला ही नहीं, क्योंकि सॉइल से तो एयर मिल जाता है। जब सॉइल में वाटर नहीं होता है तो क्या होती है, एयर होती है, और जब वाटर एंट्री करता है तो एयर गायब हो जाती है ना। इसलिए 2-3 दिन तक जब मॉइस्चर रहता है सॉइल में तो उस समय वहां वाटर होता है, लेकिन 2-3 दिन मतलब कि 48 आवर
या फिर 72 आवर के बाद जो है क्या होता है, वहां पर वाटर जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, तो सॉइल का जो है वहां पर परसेंटेज, सॉइल में एयर का परसेंटेज बढ़ने लगता है। तो ऐसा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको 1-2 घंटे बढ़िया पानी वानी देके इरिगेटेड करके इनको प्लांट की हाइट को थोड़ा सा, इसको हाइड्रोलिक से जो है सब मैकेनिज्म होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, जिससे क्या होगा, रूट्स को एयर भी मिल जाएगी, है ना। तो ये सब क्या है, हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक के कंसेप्ट है, जिसमें सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये जो फार्मिंग ना, ये फ्यूचर्स की फार्मिंग है। क्या है, फ्यूचर फार्मिंग, क्योंकि हम लगातार क्या कर रहे हैं, सोइल का बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। और पॉल्यूशन ही नहीं हो रहा है, सोइल का इरोजन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं बारिश की वजह से मिट्टी बह के जा रही है, हम उसको रोक नहीं रहे हैं, मेड़बंदी नहीं कर रहे हैं, डैम नहीं बना रहे, कहीं खेत के आसपास ऊंची ऊंची पालियां अगर बना दे तो हो सकता है वहां पर थोड़ा सा सोइल का जो इरोजन है वह रुक जाए, या फिर हम जो जितने भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सब चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, कंट्रोल करनी पड़ेगी, है ना। तो ये हो गया क्या, हाइड्रोपोनिक। अब इसमें इरिगेशन में क्या करता है कि जो हम आर्टिफिशियल वाटरिंग जो करते हैं प्लांट्स के लिए, उसे कहते हैं सिंचाई। मतलब नेचुरली हम देखें तो जो अभी जो रिसेंटली सीजन गया है, जिसे खरीफ सीजन कहते हैं, जो कि जून से सितंबर तक चलता है, उस सीजन में जो है हमें आर्टिफिशियल इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेचुरली जो है बारिश होती है, तो उस बारिश की वजह से वो प्लांट जो है 4 मंथ के लिए सरवाइव कर जाता है। तो यहाँ पर एक सीजन कंप्लीट हो जाता है, जो भी क्रॉप्स होती है उस समय, जैसे कि मोस्टली हम यहाँ पर लगाते हैं क्या, राइस और सोयाबीन, है ना। तो उनके लिए नेचुरली वहां पर बारिश हो जाती है, वहां पर अलग से जो है हमारे द्वारा, मतलब ह्यूमन काइंड से वाटर देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम ह्यूमन काइंड जो है इंटरफेयर करते हैं, वाटरिंग करते हैं आर्टिफिशियल रूप से, तो उसे कहते हैं क्या, सिंचाई। ओके, अब सिंचाई भी जो है किसका पार्ट आ गया, यह भी एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स में है। अब सिंचाई भी कई प्रकार की है, जैसे मैं बात करूं कि आप जो है फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं या कैसी इरिगेशन कर रहे हैं। फ्लड मतलब कि क्या, बाढ़, है ना। तो बाढ़ ला रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, उसमें अलग मेथड से इरिगेशन कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, पानी को सॉइल के ऊपर खुला छोड़ते हैं, तो पूरे खेत में फैलते हुए बहते हुए जो है सॉइल में वाटर की जो डिफिशियंसी है, वाटर की जो कमी है, उसको पूरा करता है, और उसको सॉइल को जो है हर एक पोर में, हर एक जगह पर, पोर मतलब सॉइल के छोटे छोटे रंध्र होते हैं, स्पेस को फुलफिल कर देता है, और प्लांट के रूट जोन तक पानी चले जाता है ना। यहाँ पर हमने पाइप या टनल के माध्यम से पानी दिया था, ओके, जो कि हाइड्रोपोनिक का पार्ट था। यहाँ पर हम खुला पानी, मतलब कि एक तरह से मिट्टी के ऊपर क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है। सेकंड इसमें टाइप होता है क्या, इसमें और मेथड होती है फरो मेथड। फरो मेथड मतलब कि हमने क्या जो है कुड़ नालियां बना दी है सॉइल के ऊपर, जैसे पोटैटो की फार्मिंग करते हैं तो उसमें वी शेप में क्या होती है, कुड़ होती है। तो उस कुड़ के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो है हमने पानी सप्लाई किया है, ताकि इस दोनों नाली, इसमें पाली जो होती है, बाउंड्रीज होती है, उसके अंदर नाली से होते हुए पानी चला जाए। फिर हमने इसी में थर्ड पढ़ा क्या, स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड में क्या होता है, यहाँ पर हम छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं, और इन क्यारियों में क्या करते हैं, पानी को छोड़ते हैं। मोस्टली वीट की कल्टीवेशन यानी गेहूं की कल्टीवेशन ऐसे ही होती है। इसके अलावा फिर हम बात करें तो जो है कहीं कहीं पे जो है, जैसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की बात करें, या फिर कुछ और भी ऐसी क्रॉप्स हैं, तो उसमें रिंग मेथड से हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक नाली जो है पानी की उसको बनाया, यहाँ पे कुछ पौधे हैं तो उनके लिए रिंग बना दी, यहाँ पर पानी रुकेगा, फिर पानी आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे रिंग बना दी, फिर ऐसे रिंग बना दी, फिर इस प्रकार से जो है रिंग बनाते हुए हम सारे प्लांट को कनेक्ट एक दूसरे से करते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्या, रिंग मेथड। लेकिन ये एग्रोनॉमी कम यूजफुल है, यह जो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में ज्यादा यूजफुल है, बट इरिगेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन ये मेथड एग्रोनॉमी के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है ना। फिर आता है क्या कि आपने जो है ओपनली वाटर दिया था खेत के अंदर, फील्ड के अंदर, अब हमको ओपनली वाटर नहीं देना है, अब हमको वाटरिंग यानी कि इरिगेशन करना है किसके अकॉर्डिंग, अब आपको इरिगेशन करना है किसी न किसी टूल्स से। जैसे यहाँ पर हो जाती है क्या, स्प्रिंकलर मेथड। कौन सी मेथड, स्प्रिंकलर। जिसे फवारा विधि कहते हैं, मतलब कि जो है पानी एक नोजल के माध्यम से, यहाँ पर एक नोजल के माध्यम से यहाँ पर मेन पाइपलाइन कनेक्टेड होती है, जिसमें ये जो है स्टैंड, जो खड़ा पाइप लगा रहता है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, नोजल होता है।
इस नोजल के माध्यम से जो है वाटर पूरे खेत में स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, दोनों साइड से तो है वाटर जो है स्प्रेड किया जाता है। तो इतने एरिया में जो है क्या है कवर करता है, जो एरिया इसके अंतर्गत आता है जो भी हो सकता है 20 फीट हो सकता है 30 फीट तक जो है आजकल प्रेशर पंप से यहाँ पर ये जो है स्प्रेइंग करते हैं। तो मतलब एक तरह से क्या बनता है, नोजल से एक आर्टिफिशियल रेन जैसा जो है यहाँ पर एक सिस्टम बनता है और वहां पर इरिगेशन होती है। और सबसे लास्ट में आता है क्या, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन या इसी को बोलते हैं क्या, बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे हमारे जो सिस्टम है इरिगेशन के लिए, जैसे यहाँ पर एक कुआं है, एक वेल है, तो यहाँ से हम मेन पाइपलाइन से पूरे खेत को कनेक्ट करते हैं, ये रही मेन पाइपलाइन, ठीक है। और फिर इसमें जो है असिस्टेंट पाइप लगता है, और उस असिस्टेंट पाइप में क्या होगा कि बहुत सारे क्या लगे रहेंगे, नोजल लगे रहेंगे, सॉरी नोजल नहीं, वहां पर असिस्टेंट छोटी छोटी पाइप जिसे पेप्सी पाइप कहते हैं, पतली पतली सी नलियां है ना, वो लगी रहेगी। और वहां पर छोटे छोटे क्या होंगे, वहां पर होल होंगे, उन होल से बूंद बूंद पानी जो है ड्रॉप होता है यहाँ पर ड्रॉप जो है यहाँ पर मोर क्रॉप प्रोडक्शन की जो है अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है कि एक एक बूंद से हमको ज्यादा उत्पादन लेना है, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। तो ये जो है यहाँ सर प्रेशर से पानी जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर से वाटर सप्लाई होता है, फिर ये जो है असिस्टेंट पाइपलाइन में जाएगा, और फिर ये छोटी छोटी अपनी फिंगर लाइक जो पाइपलाइन होती है जिसे पेप्सी पाइप कहते हैं, उसमें होते हुए जो है क्रॉप के रूट सिस्टम तक यह पानी थोड़ा थोड़ा जाता है। तो रोज अगर प्लांट को 2-2 लीटर 5-5 लीटर पानी हम सप्लाई करेंगे तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। और उस पर जो है फ्लड इरिगेशन की वजह से जो सॉइल पर प्रेशर आता है, जो रूट जोन पे प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा, है ना। इसके साथ इसमें हम जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं, पेस्टिसाइड्स भी दे सकते हैं, फर्टिलाइजर भी इसमें दे सकते हैं। ये जो है यूजफुल मेथड है, कौन सी, ड्रिप इरिगेशन। ओके, तो ये सब मेथड्स हो गई यहाँ पर इरिगेशन की है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि हमने पढ़ लिया क्या चीज, हमने पढ़ ली यहाँ पर अपना टिलेज, और टिलेज के बाद हमने पढ़ ली यहाँ पर क्या, इरिगेशन। इरिगेशन पढ़ने के बाद हम जा रहे हैं कहाँ पर, हमको करना है नेक्स्ट क्या, वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल करना है। अब वीड कंट्रोल आप किसके थ्रू कर रहे हो वो भी चीज समझना जरूरी है। वीड कंट्रोल की प्रोसेस को कहते हैं क्या, वीडिंग कहते हैं। वीडिंग मतलब कि जो एक्स्ट्रा प्लांट से फील्ड के अंदर मेन क्रॉप को छोड़ के वो सारे कहलाते हैं क्या, वीड, है ना। जैसे कि हमने लगाया है क्या, इस समय विंटर सीजन है, विंटर सीजन में हमने लगाई है क्रॉप कौन सी, गेहूं की, वीट की क्रॉप हमने सोविंग कर दी है। अब उसके साथ साथ सरसों अपने आप उग रहा, क्योंकि हो सकता है लास्ट ईयर के सीड जो है सोइल में बचे हो, वो इसी सीजन में जर्मिनेट होते हैं, है ना, बारिश में तो होते नहीं। तो अगर वीट के साथ सरसों है तो वीट हमारी मेन क्रॉप हो गई। वीट मतलब क्या, गेहूं, है ना। तो ये हमारी मेन क्रॉप है। इसके साथ में क्या उगाया है, मस्टर्ड आया गया है। मस्टर्ड मतलब कि क्या, यहाँ पर सरसों। तो गेहूं प्लस सरसों, ये जो है अगर आप लाइन बाय लाइन लगाते हो तो इंटरक्रॉपिंग का पार्ट है, लेकिन मन से ही अपने आप उगाया है, जर्मिनेट हो गया है, तो ये क्या है, एक तरह का वीड है, क्योंकि हम इसको जो है लगाना नहीं चाह रहे थे। तो मेन क्रॉप के अलावा एक्सट्रैक्ट जो है चीजें जर्मिनेट होके खेत में उग आती है, तो उसे वीड कहते हैं, जिसकी जरूरत हमको नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है सॉइल को बहुत सारा कंपटीशन झेलना पड़ता है। जैसे स्पेस के लिए कंपटीशन, कि वहां जगह जो है थोड़ा सा मस्टर्ड भी लेगा तो वीट को जो है ग्रोथ करने के लिए स्पेस कम पड़ेगा सॉइल में और एयर में। इसके साथ में जो है वाटर के लिए कंपटीशन होगा। हमने इरिगेशन क्रॉप को किया, लेकिन वाटरिंग किसको हो रही है, वीड को हो रही है, और ये बढ़िया फल फूल रहा है, और इसी को जो है डरा रहा है, कंपटीशन दे रहा है। थर्ड यहाँ पर आता है क्या, न्यूट्रिएंट के लिए। न्यूट्रिएंट के लिए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा। तो इसलिए हमें यह जो वीड है इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए हम जो है कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं। एक तो होती है मैनुअल। मैनुअल मतलब कि क्या, कि आप जाएंगे इसको हाथों से उखाड़ कर खेत के बाहर फेंक देंगे, ये एक मेथड हो गई। या फिर कुछ यंत्र से इसको काट देंगे, जैसे कुछ दराती वगैरह, हसिया वगैरह जो भी आता है। ये नहीं करना है तो क्या करना है, एक जो मेथड होती है वह होती है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या डालेंगे, यहाँ पर वीडीसाइड। जितने भी वीड को खत्म करने वाले प्रोडक्ट होते हैं वीडीसाइड कहलाते हैं। उन वीडीसाइड को हम दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह से कैसे, जैसे हमने इसकी वीट की क्या की है, सोविंग की है, तो सोविंग के पहले और सोविंग के बाद
तो जो सोविंग की है तो सोविंग करेंगे तो जो सीड होगा वो क्या होगा, इमर्ज होगा। सीड इमर्ज होगा मतलब सीड का जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन की प्रोसेस मोस्टली 24 आवर के बाद होती है, 24 आवर टू 72 आवर। ओके, तो हमने सोविंग कर दी और 72 आवर तक तो जो है यह सीड जो है जर्मिनेट होके सोइल के बाहर नहीं आएगा। जैसे कि यह सीड है, इस सीड को हमने सोइल में लगा दिया, यह सोइल सरफेस है, तो यहाँ पर 72 आवर के बाद जो है रूट सिस्टम डेवलप होगा और ये प्लांट जो है फिर बाहर की तरफ निकलेगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बिफोर 72 आवर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्प्रे करेंगे कुछ दवाइयों का, कुछ केमिकल्स का जो वीडीसाइड कहलाते हैं। तो वो क्या करेंगे, इस वीड को, इस जो अपनी मेन क्रॉप है वीट की, गेहूं की क्रॉप है, इसको छोड़कर जो एक्स्ट्रा वीड होंगे, जो एक्स्ट्रा सीड खरपतवारों के होंगे, उनको जर्मिनेट होने से क्या करेगा, रोक देगा। ओके, तो इस कंडीशन को कहते हैं क्या, प्री इमरजेंस। और मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो ये हो जाएगा पीई। याद रहेगा पीई क्या है, पीई अगर नेक्स्ट क्लास में पूछूं आप लोगों से तो आपको पता होना चाहिए क्या, प्री इमरजेंस। मतलब कि किसी भी बीड के सीड के जर्मिनेट होने के पहले ही हमने क्या कर दिया, वहां पर वीडीसाइड का स्प्रे कर दिया, खरपतवार नाशी का स्प्रे कर दिया। तो यह आता है किसके अंदर, यह आता है आपके, हाँ, प्री इमरजेंस के अंदर। अब दूसरी चीज समझो कि जो है क्रॉप को हमने सोविंग के लिए डाला और प्लांट जो है वीट के सारे जर्मिनेट हो गए हैं, ठीक है, ये सारे जो है हमारी गेहूं की फसल के प्लांट है। लेकिन इस गेहूं की फसल के प्लांट में जो है सरसों उग आया है, तो अब इसको कैसे हटाए, या तो इसको हाथ से हटा दे, या फिर इस पे बहुत सारे प्लांट है तो क्या करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा। तो जब हमारी मेन क्रॉप की सोविंग के बाद जब जर्मिनेशन हो जाता है, तब हम जो केमिकल का स्प्रे करते हैं वह कहलाता है क्या, पोस्ट इमरजेंस। ठीक है, पोस्ट इमरजेंस मतलब कि सोविंग के बाद जर्मिनेशन हो गया, उसके बाद हमने स्प्रे किया है ना, प्लांट के ऊपर स्प्रे किया है। और यहाँ पर जो हम चीज अप्लाई कर रहे थे, वह चीज अप्लाई कर रहे थे किसके ऊपर, वह चीज अप्लाई कर रहे थे हम सोइल के ऊपर। और यहाँ पर जो चीज प्लांट पर हम अप्लाई कर रहे हैं वह प्लांट पर क्या है, केमिकल अप्लाई कर रहे हैं। बोले सर पी का मतलब प्री इमरजेंस, पी का मतलब पोस्ट इमरजेंस। ठीक है, तो इसको कुछ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आपके डाउट्स जो है दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। क्लियर है दोस्तों, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करें एजी स्टूडेंट। हाँ मुस्कान, जो भी आपको डाउट है ना, पोस्ट इमरजेंस एक बार और बता दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने हमारी क्रॉप जो है उसकी क्या की, सोविंग की। सोविंग की तो उसका होने वाला है क्या, जर्मिनेशन। ठीक है, क्या होने वाला है, जर्मिनेशन। तो जो हमारी क्रॉप है उसका जर्मिनेशन तो हो ही रहा है, लेकिन सोइल में और भी कई सारे वीड यानी कि खरपतवार के बीज डले हुए हैं, जो कि इस साल के नहीं, रिसेंट सीजन के थे, रिसेंट ईयर के थे। कुछ खरपतवार या कुछ पौधों की आदत होती है, उनकी हैबिट होती है कि वो जो है अपने सीजन आने पर ही क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, है ना। जब उनका सीजन आएगा तभी क्या होंगे, वह जर्मिनेट होंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं मस्टर्ड के बारे में, तो मस्टर्ड जब सीड उसके स्प्रेड होते हैं पूरे प्लांट, पूरे फील्ड में, तो वहां पर वो जो है सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में ही जर्मिनेट होंगे। मतलब कि ये जो सीजन चल रहा है नवंबर दिसंबर वाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, इसी टाइम पे उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर और क्लाइमेट होता है। जैसे विंटर सीजन हम कहते हैं, शीत ऋतु कहते हैं, उसी समय जर्मिनेट होंगे। वह जो है खरीफ में, मतलब कि बारिश के सीजन में जर्मिनेट नहीं होते। तो ये उनकी हैबिट है। तो हमने तो ओनली क्या, गेहूं लगाए थे, लेकिन साथ में सरसों उगाई बिना मतलब कि, जिसको हमकी जरूरत नहीं थी। हमको जब इसकी जरूरत नहीं थी तो हम इसको झेले भी क्यों, हम इसको खेत में रखे भी क्यों, हम इसको क्या करेंगे, उखाड़ के हटा देंगे या स्प्रे करके कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब हमने मेन क्रॉप की सोविंग की, तो उसके साथ साथ कुछ खरपतवार, कुछ वीड के सीड भी जर्मिनेट होने लगते हैं। तो उनके जर्मिनेशन के पहले ही हम स्प्रे करेंगे तो कहलाएगा प्री इमरजेंस। लेकिन जब उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, तो जर्मिनेशन के बाद जो हम स्प्रे करते हैं, मतलब कि खड़ी फसल पे जो हम स्प्रे करते हैं, पौधों के ऊपर जो स्प्रे करते हैं, वो कहलाता है पोस्ट इमरजेंस। अब उसकी ड्यूरेशन, उसका टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। जैसे आज हमने सोविंग की, चौथे दिन पांचवें दिन हमारी क्रॉप जो है सोइल के बाहर झांकने लगी, बाहर आने लगी, है ना, जिसको कहते हैं सोइल में, सोइल जर्मिनेशन के बाद प्लांट की ग्रोथ बोलते हैं उसे, है ना, उसे कहते हैं इमर्ज होना, मतलब कि
पौधा, नन्हा पौधा जो है सोइल से निकल के बाहर आया और बाहर की दुनिया को देख रहा है कि अच्छा इधर तो खुला आसमान है, धूप मिल रही है ना, पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं आसपास, है ना। तो वो इमर्ज हो गया। इमर्ज होने में जो है वीड के सीड भी इमर्ज हो गए। तो जो खड़े प्लांट पर जो होते हैं हम स्प्रे करते हैं तो वह कहलाता है क्या? पोस्ट इमरजेंस। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी भी कोई डाउट है क्या? तो जो है हम यहाँ पर सॉइल पर स्प्रे नहीं करते, हम यहाँ पर स्प्रे करते हैं किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। ओके, हम यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं प्लांट के ऊपर, और यहाँ पर प्री इमरजेंस में हमने स्प्रे किया था आपकी सॉइल के ऊपर, तब तो जर्मिनेशन हुआ ही नहीं था। तो हमने स्प्रे करके सॉइल के ऊपर एक ऐसी लेयर बना दी कि उसमें हमारी मेन जो क्रॉप है ना, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इनके जर्मिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करते, वह जो है वीड के यानी कि जो खरपतवार होते हैं उनके जर्मिनेशन को डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे केमिकल का हम स्प्रे करेंगे। और एक ऐसा केमिकल है जिसको कि आप लिख लीजिए यहाँ पर, ऐसा केमिकल कौन सा है? पेंडामेथिलीन। क्या है? पेंडामेथिलीन, है ना। ये कैसा है? यह है, इसको यहां क्यों लिख रहा हूं मैं, यह है प्री इमरजेंस, है ना। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, क्या है यह? आपका पीई है। पीई बोले तो क्या? प्री इमरजेंस, है ना, पोस्ट नहीं है, प्री वाला। ठीक है, तो पेंडामेथिलीन को नोट कर लो। यह केमिकल आपकी एग्जाम में 12th में भी पूछेगा, पीएटी और सीयूईटी दोनों एग्जाम में पूछ सकता है कि प्री इमरजेंस विडिसाइड कौन सा है, विच इज द प्री इमरजेंस विडिसाइड। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? पेंडामेथिलीन। ठीक है, हाँ, थंब इंप्रेशन आ गया, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए, इसके बाद जो है क्रॉप बड़ी हो जाती है, क्रॉप की ग्रोथ होती है। क्रॉप की ग्रोथ में क्या क्या डेवलपमेंट होगा? रूट्स का डेवलपमेंट होगा, स्टेम का डेवलपमेंट होगा, बहुत सारी पत्तियां आएंगी तो लीव्स का डेवलपमेंट होगा, फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? फ्लावरिंग के बाद उसमें सीड जो है भरना शुरू हो जाएंगे। जैसे वीट और राइस की बात करूं, चावल और गेहूं की बात करूं, तो जो है यहाँ पर फ्लावरिंग के बाद छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बीज अंदर आते हैं जिन्हें सीड कहते हैं, दाने कहते हैं। वो दाने भरने की स्टेज होती है, उसमें पहले मिल्किंग स्टेज आती है। मिल्किंग स्टेज के बाद वो जो है जो दाना होता है वो हार्ड होने लगता है, जो सूखने लगता है। ओके, और फिर जब क्रॉप पूरी तरह सूख जाती है, मार्च का महीना होता है, बसंत ऋतु आ जाती है जिसे स्प्रिंग सीजन कहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी जो है तेज हवाएं चलने लगती है, धीरे धीरे विंटर खत्म होती है और समर शुरू हो जाता है ना, बसंत पंचमी, जिसमें जो धरती है अपने लिए वापस से रीस्टोर होने की कोशिश करती है। बसंत ऋतु, बसंत पंचमी आती है, माता सरस्वती का त्योहार होता है, दिन होता है। तो उस समय जो है यहाँ पर क्रॉप की कल्टीवेशन हो जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में ड्राइनेस आती है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से जो मॉइस्चर है वो उड़ने लगता है। तो उस मॉइस्चर उड़ने की कंडीशन में वहां पर क्रॉप जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुकी होती है, और उसी समय उसको हार्वेस्ट करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्शन लिया है, जैसे हमने जो एक दाना लगाया है जिसके बदले में हमने 50 और 100 दाने प्राप्त किए हैं, तो वो प्रोडक्शन को हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करके थ्रेसिंग कर लेते हैं, या फिर हार्वेस्टर की मदद से उसकी जो है हम कटाई कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या हो जाती है, ज्यादा उत्पादन मिलता है। हमने लगाया था 1 क्विंटल, हमको मिला 20 क्विंटल, है ना, 20 क्विंटल हमको अनाज मिल गया। अनाज मतलब उसमें दाने हैं बहुत सारे। अब उस दाने को अगर आप खाने के काम में लोगे तो वो दाने कहलाएंगे, मतलब ग्रेन कहलाएंगे। लेकिन अगर उसी को आप नेक्स्ट ईयर वापस सोविंग के लिए यूज करोगे तो उसे सीड कहेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना भी जरूरी है, क्योंकि आगे आप चलकर इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले हो। इसमें आप ग्रेजुएट होंगे, इसमें आप मास्टर ग्रेजुएट होंगे, कुछ इसमें रिसर्च में जाएंगे, पीएचडी करेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए कि क्या डिफरेंस है सीड में और ग्रेन में। तो अपनी कॉपी में लिखो, कॉपी में नोट डाउन करो भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने क्या बोला? हमने बोला कि एक तो होता है सीड और एक होता है कि क्या, ग्रेन। सीड और ग्रेन, सीड का मतलब होता है हिंदी में क्या, बीज। ओके, और ग्रेन का मतलब होता है कि क्या, दाना या दाने। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज आ सकती है। जैसे बात करूं मैं सीरियल्स क्रॉप की, सीरियल्स मतलब कि क्या, अनाज वाली फसलें। या फिर मैं आपको बात करूं क्या, पल्सेस क्रॉप की। पल्सेस बोले तो क्या, दालें, जितनी भी दालें आती हैं आप लोग खाते हो, तुअर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, ये सारी दालें है ना। इसके बाद में आ जाते हैं क्या, ऑयल सीड क्रॉप।
ऑयल सीड मतलब कि क्या, तेल वाली फसलें, जिसे हम तिलहनी फसलें कहते हैं, तिलहन वाली फसलें। और भी बहुत सारी चारे वाली फसलें होती हैं, बहुत सारे अनाज होते हैं, मिलेट्स होते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे, मिलेट खाएंगे, मिलेट खाएंगे, ज्वार बाजरा रागी कोदो कुटकी खाएंगे और फिट रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में? व्हीट के, मतलब गेहूं और चावल के कंपेयर में बाजरा रागी कोदो कुटकी में फाइबर ज्यादा होता है, तो वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। ओके, और जो है बॉडी को हमेशा फिट रखते हैं, एकदम हेल्दी रखते हैं। जो चावल और अनाज में जो है, चावल और आपके गेहूं है ना, ये थोड़ा सा बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि इनको पचाने में बहुत एनर्जी लगती है। तो जो आप खाना खाते हो उसका 90% तो उसको पचाने में ही चला जाता है, क्योंकि उसमें आपका लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका माइंड सब काम कर रहे होते हैं, है ना। तो खाना खाने के बाद जो थोड़ी आलसी होती आती है ना, उसका मतलब समझ जाना कि आपने खाना खाया है, उसको पचाने में सारा ब्लड का फ्लो कहाँ जा रहा है? लीवर पे जा रहा है। तो माइंड में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, तो नींद आने लगती है, सीधी सी बात है। जब बहुत ज्यादा हैवी डाइट ले लेते हैं, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, दाल वाफले खा लिए घी के साथ बढ़िया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा लोड पड़ेगा आपके स्टमक पर, उसको जो है डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है एकदम अजगर बन जाते हो, इधर उधर बट खाते हो, करवटें बदलते हो, है ना, कि यार नींद आ रही है, पच नहीं रहा खाना। तो वो क्या कारण है? वह कारण है कि जो गेहूं और चावल है ना, उनको पचाने में बहुत बॉडी को एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जो आपने टोटल खाया उसका 90% तो उसको पचाने में एनर्जी चली गई, बाकी 10% एनर्जी में आप दिन भर अपना गुजारा कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा डाइट लो। कुछ एक्स्ट्रा डाइट में क्या करें? मॉर्निंग का नाश्ता बढ़ा दो और पेट भर के नाश्ता करो। जैसे कि जो स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स मतलब चने भिगो दिए, मूंगफली के दाने भिगो दिए, जो ग्रीन ग्राम होती है जिसे मूंग कहते हैं, उसको भी भिगो के आप सुबह खाओ बढ़िया गुड़ के साथ। अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें कुछ जीरावन या सेंधा नमक मिलाकर उसको खा सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ भी खा सकते हैं, गुड़ मतलब जागेरी। उससे होगा क्या कि आपके जो है बॉडी में, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कभी कमी नहीं होगी। तो जो भारत की हर तीसरी महिला, हर तीसरी जो गर्ल्स है जिसको एनीमिया हो रहा है, एनीमिया मतलब कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो रही, तो वह क्या हो जाएगा? अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और देखना, जिस दिन आपने शुरू कर दिया, आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होगा, क्योंकि जब बॉडी में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ती है, तो कितनी होनी चाहिए पर 100 ग्राम? 12 ग्राम, मतलब 12% तो मिनिमम होनी चाहिए फीमेल में, और मेल के लिए 14% है। तो जब 12% से या 14% से ज्यादा हीमोग्लोबिन बॉडी में होता है, तो चेहरे पे एक अलग रौनक होती है, क्योंकि ब्लड अच्छा होगा, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, तो चेहरा भी चमकेगा, है ना। चेहरे पे क्या आ जाएगा? नूर आ जाएगा। तो अच्छी डाइट ले, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और पढ़ाई भी करते रहे। तो देखो यहां पर हम पढ़ रहे थे क्या? सीड और ग्रेन। जब आप सीड को खाने के काम में लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं दाने या ग्रेन, है ना, जिसका कि हम साल भर के लिए स्टॉक करते हैं। बड़ा परिवार है तो 10-15 क्विंटल क्या लगेगा? गेहूं लगेगा, साल भर के लिए साफ करके, छनाई बिनाई करके उसको जो है उसमें कंकड़ पत्थर हटा के ग्रेडिंग करके स्टोर करके रख लेते हैं। वो कहलाता है क्या? ग्रेन। ओके, आपने स्टोर किया, लेकिन आपका मन हुआ कि इस बार हम जो है सोविंग करेंगे वीट की और ज्यादा गेहूं लगाएंगे। पहले 5 क्विंटल लगाए थे, अब हम जो है 8 क्विंटल 10 क्विंटल गेहूं लगाएंगे। लेकिन उस समय क्या होता है? सीड महंगा होता है। बात करें अक्टूबर नवंबर की, तो जो है सब लोग, सभी किसान लोग फार्मिंग करना चाहते हैं, सब ज्यादा अच्छी वैरायटी लगाना चाहते हैं। तो उस समय जो है वैरायटीज की जो सीड के लिए डिमांड होती है, जैसे आप खाने के लिए गेहूं लाते हैं तो आपको 2500 या फिर 3000 रुपए क्विंटल मिलता है। 3000 रुपए क्विंटल आपको खाने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप बोने के लिए, यानी कि सीड या खेती के लिए लाओगे, तो आपको वह 5000 से ज्यादा मिलेगा, 8000 तक भी मिलता है अच्छी वैरायटी का, है ना। तो वो महंगा हो जाएगा। लेकिन उस समय पैसे रहते नहीं है कि हम इतना महंगा सीड लाके खेती करें। तो किसान क्या करता है कि जो अपने लिए खाने के लिए जो वीट स्टोर किए है ना, उन्हीं को यूज में ले लेता है। तो जब जो स्टोर आपने किया है आपने खाने के लिए दाने के रूप में, उस स्टोर किए हुए दाने को जब आप सोविंग करते हैं तो वो कहलाता है क्या? बीज। ओके, या फिर सीधी सी डेफिनेशन है कि आपने जो दाने स्टोर कर रखे हैं नेक्स्ट ईयर की क्रॉपिंग के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए, वह कहलाता है बीज, यानी कि वह कहलाता है क्या? सीड। और इसकी खासियत देखिए, यह एक पूरा कैसा पैकेज है? लाइव पैकेज है। लाइव पैकेज का मतलब कि क्या हुआ कि लाइव पैकेज का सीधा सा मतलब है कि इसमें सारी चीज है। इसमें क्या क्या है? इसमें है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब कि क्या? भ्रूण। भ्रूण का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक ऐसा एक्टिव
पार्ट ऑफ सीड जो कि नेक्स्ट जनरेशन को क्या करेगा, ग्रोथ दिलाएगा। जैसे कि ये सीड का मैं यहाँ पर आपको फोटो बना के दिखाता हूँ। ये हमारा सीड है, ओके। ये जो सीड है हमारा, इस सीड में क्या है, यहाँ पर है एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो जो है इसमें क्या है, इसमें अंदर लाइव एक कंटेंट है जो कि सीड को जर्मिनेशन के लिए मोटिवेट करेगा, ओके। और एक सीड को, एक बीज को एक बड़ा पेड़ बना के उसको जो है उसको भी मोटिवेट करेगा कि तुम भी प्रोडक्शन करो, क्योंकि हम सभी पर किसका उपकार है, किसका सपोर्ट है, तो धरती माता का सपोर्ट है, नेचर का सपोर्ट है। कि अगर आप सीड बने हो, आपने इस धरती पे जन्म लिया है, तो आपको जो है नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? जैसे कि इंसानों की बात करते हैं तो इंसान भी सारे जो हैं शादी करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वह जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करती है ना। तो ये जो धरती है जिसने हमको सारे रिसोर्सेज दिए, खाने पीने की व्यवस्था दी है, तो वो सब जो है आपको यहाँ पर मैनेज करके चलना पड़ेगा। और आपने जो धरती से लिया है वो आपको वापस देना पड़ेगा। जैसे आपको अगर किसी ने जन्म दिया है तो आप भी जो है अपना घर बसाकर नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देंगे, और इस धरती ने आपके ऊपर जो उपकार किया है जो है उसको आप वापस उतारेंगे, है ना। ये कर्ज है आपके ऊपर धरती का। तो ऐसा ही ये सीड के ऊपर भी कर्ज है। तो ये एम्ब्रियो हो गया। इसके बाद इसमें बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, है ना, जिसकी वजह से यह जर्मिनेट होता है। और बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो कि कवर होते हैं एक इस कवर के अंदर, जिसे कॉटिलिडन कहते हैं, ठीक है, जिसे कॉटिलिडन, और साथ में इसे ही कहते हैं क्या, इसकी जो है बाहर की लेयर, ठीक है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक सीड बनाते हैं। और इस सीड को अगर आप खा लोगे तो वो दाना हो जाएगा, इस सीड को लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी हमने स्टार्ट किया है आपके AG1 में, एग्रीकल्चर में, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन में हम एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रमुख प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि टिलेज है, इरिगेशन है, और वीड कंट्रोल है। ये सारी चीज हमने पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुंचे कि हम सीड और ग्रेन तक पहुंचे। ओके, अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। कल से जो आपकी क्लासेस है मॉर्निंग 8 AM में एनिमल साइंस की रहेगी, और 9 AM पर सेम क्लास क्रॉप प्रोडक्शन की रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई कमेंट नहीं है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ डाउट जो है एप्लीकेशन पे भी चैट ऑप्शन है, वहां पर भी आप कमेंट करें, बराबर प्रॉपर जो है आपका समय रहते डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड डे सर। ओके, थैंक यू मुस्कान, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।